तो हर समूह सीमित होने की प्रवृत्ति से भरा रहता है। एक टेंडेंसी होती है कि वह सीमित हो जाता है और सीमा में एक तरह की सुरक्षा, सिक्योरिटी मालूम होती है। सब परिचित हैं, सब ठीक है, जो हमें पसंद है वह सबको पसंद है। कोई अजनबी आदमी भीतर आए, नई बातें कहे, कोई उपद्रव करे, इसका भय छोड़ देना चाहिए। अगर काम को व्यापक और विराट बनाना हो तो इस बात का भय छोड़ देना चाहिए। फिक्र इस बात की करनी चाहिए कि हम इतने एकोमोडेटिव हों, हमारा हृदय इतना विस्तीर्ण हो और बाहें हमारी इतनी दूर तक फैलती हो कि विपरीत से विपरीत व्यक्ति को भी हम धीरे धीरे समायुक्त कर लेंगे। छोड़ेंगे हम एक को भी नहीं। जो हमसे बिल्कुल भिन्न है उसको भी हम अपने भीतर जगह बना लेंगे और उसकी उपयोगिता भी खोज लेंगे कि वह हमारे किस काम में आ सके। गांधी जी ने एक प्रयोग इस संबंध का पीछे इस मुल्क में एक बड़ा प्रयोग किया। हिंदुस्तान के कितने विरोधी और भिन्न लोगों को उन्होंने एक साथ इकट्ठा कर लिया। एकदम भिन्न लोगों को, जिनके बीच आपस में कोई मतैक्य नहीं हो सकता था, वे लोग भी एक घेरे के भीतर आ गए और किसी विराट कार्य के लिए सहयोगी बन गए। अगर कोई यह सोचे कि भिन्न मत के, भिन्न दृष्टि के, भिन्न व्यक्तित्व के लोग भीतर न आए, तो फिर काम बड़ा नहीं हो सकता, बहुत छोटा रह जाएगा। कोई छोटी सी नदी रह जाएगी। फिर अगर वही ये सोचे कि हर दूर से आने वाला नाला और नदी मुझसे न मिले, पता नहीं किन कीचड़ को ले आए, कौन से द्रव्य ले आए, कौन से खनिज ले आए, अच्छा पानी हो कि बुरा हो, अगर ऐसा कोई नदी सोचने लगे तो फिर वह नाला ही रह जाएगी, फिर वह महान नहीं बन सकती, फिर वह गंगा नहीं बन सकती। और गंगा बनना हो तो उसे सबको समाविष्ट कर ही लेना होगा और यह सामर्थ्य होनी चाहिए कि सब समाविष्ट हो जाएं। इस संबंध में विचार करना जरूरी है कि हम अधिकतम लोगों को कैसे समाविष्ट कर सकें। हमें जगह बनानी पड़ेगी। भिन्न भिन्न लोगों को कैसे हम भीतर प्रवेश दे सकें, कैसे उनके लिए काम खोज सकें, कैसे वे भी सहयोगी बन जाएं। अब मुझे मुल्क में न मालूम कितने लोग आकर कहते हैं कि हम काम में सहयोगी बनना चाहते हैं। न मालूम कितने लोग पत्र लिखते हैं कि हमें कोई काम बताए, हम काम में सहयोगी बनना चाहते हैं। वह आपका जिम्मा है कि आप इन सारे मित्रों का उपयोग ले लें और ये तो भूल ही जाए ये ख्याल कि कोई आदमी ऐसा हो सकता है जो किसी काम में ही ना आ सके। ऐसा आदमी जमीन पर होता ही नहीं। आदमी तो बहुत दूर है, पशु पक्षी भी सहारे बन जाते हैं, उनका सहारा भी काम बन सकता है। ऐसा तो कोई आदमी है ही नहीं जो किसी न किसी काम का ना हो। निकम्मा कोई भी आदमी पृथ्वी पर नहीं है जिससे कुछ काम न लिया जा सके। तो कोई भी आदमी उत्सुक होता हो, हम उससे क्या काम ले सकते है, इसकी हम फिक्र करें। अगर हम इस बात की फिक्र करें कि वह आदमी ऐसा है, वह आदमी वैसा है, तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर अगर हम जांच कर आदमियों का निर्णय करने बैठेंगे, एक तो हम निर्णायक हो नहीं सकते किसी के, और अगर हम निर्णय करने बैठेंगे तो इसमें काम को कितना धक्का पहुंचेगा, इसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। गांधी जी के आश्रम में एक आदमी आता था और लोगों ने शिकायत की कि यह आदमी बहुत बुरा है, शराब पीता है, फला करता है, ढिका करता है। गांधी सुनते रहे। मित्र बहुत परेशान हो गए कि ये गांधी उसको मना नहीं करते हैं, उसको निकट लेते चले जा रहे हैं। और वह आदमी धीरे धीरे अकड़कर आश्रम में प्रविष्ट होता है। अब उसका भय भी विलीन हो गया है। एक दिन आखिर लोगों ने आकर कहा, गांधी के बहुत निकट के लोगों ने, कि बहुत हद हो गई यह बात, आज हमने उस आदमी को शराब खाने में अपनी आंखों से बैठे देखा है और आपके खादी के कपड़े पहने हुए वह वहां शराब पिए, ये बहुत बदनामी की बात है। ऐसे आदमी का आश्रम में आना बहुत बुरा है, इससे आश्रम बदनाम होगा। गांधी ने कहा, हमने आश्रम खोला किसके लिए है? अच्छे लोगों के लिए। तो बुरे लोग कहाँ जाएंगे? और जो अच्छे ही हैं उनके लिए आश्रम में आने की जरूरत क्या है? मैं हूँ किस लिए यहाँ, किनके लिए हूँ? और फिर दूसरी बात ये कि तुम कहते हो कि वह खादी पहने वहां बैठा हुआ है, इसलिए लोग क्या सोचेंगे? अगर मैं उसे वहां देखता तो अपने हृदय से लगा लेता, क्योंकि मेरे मन में पहला ख्याल यही उठता, आश्चर्य की बात है, दिखता है मेरी बात लोगों तक पहुंचने लगी। जो आदमी शराब पीता है वह भी खादी पहनना शुरू कर दिया है। तुम ये देख रहे हो कि जो खादी पहने हुए है वह शराब पी रहा है। मैं देखता कि जो शराब पी रहा है उसने भी खादी पहननी शुरू कर दी। तो बहुत देर नहीं है कि यह आदमी शराब भी छोड़ दे। इसमें फर्क होना शुरू हो गया है।
इसने हिम्मत तो की है, खादी तो पहनी। इसके मन में प्रेम का तो जन्म हो गया, बदलाहट की शुरुआत हो गई। अब यह आदमी दोनों तरह से देखा जा सकता है। ऐसे भी देखा जा सकता है कि खादी पहनकर शराब पी रहा है, तब मन होगा कि आश्रम से निकाल कर इसको बाहर करो। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि शराब पीने वाला खादी पहने हुए है, तब ऐसा होगा आश्रम में इसका स्वागत करो। अगर इस आश्रम को बड़ा बनना है और वृहद जन तक पहुंचना है, तो फिर दूसरी तरह से ही देखना होगा, पहली तरह से नहीं देखना होगा। तब जो भी आदमी हमारे निकट आता है उसमें क्या अच्छा है, वह किस तरह सहयोगी होता है, इसी भाव से देखना होगा। और मैं आपसे ये भी कह दूं कि जिस आदमी को हम अच्छे भाव से देखना शुरू कर देते हैं, हम उस आदमी को अच्छे होने की तरफ इतना बल देते हैं जिसकी कोई कीमत, कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। अगर 20 अच्छे आदमी एक बुरे आदमी को अच्छा मानने की तरफ ध्यान देना शुरू करते हैं, उस आदमी का बुरा होना कठिन और मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब सारी दुनिया किसी आदमी को बुरा कहने लगती है, तो बुरे होने की उसे सुविधा हो जाती है। एक आदमी चोर हो और अगर एक आदमी विश्वास कर ले उस पर कि वह चोर नहीं है, उसकी चोरी करने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्योंकि ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो किसी हृदय के अच्छे भाव का आदर न करता हो। अगर एक चोर हमारे बीच आ जाए और हम इतने सारे लोग यह विश्वास कर ले कि वह भला आदमी है, वह आदमी यहाँ चोरी नहीं कर सकता है। ये कानून के विपरीत ही है, यह असंभव है। क्योंकि इतने लोगों ने जो उसे आदर दिया है, इसे ठुकराने के लायक कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जो इससे ज्यादा मूल्यवान हो जिसको चुरा लिया जाए। एक एक आदमी के मन में अच्छे होने का भाव है, लेकिन उसे कोई अच्छा माने तब। और जब कोई उसे अच्छा मानने को मिल जाता है तो उसके भीतर क्या जग जाता है, इसका हमें कोई ख्याल नहीं। एक अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेटा गार्बो का नाम आपने सुना होगा। वह यूरोप के एक छोटे से देश में एक गरीब घर में पैदा हुई और एक बाल बनाने के सैलून में दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम करती रही जब तक 19 वर्ष की थी। 2 पैसे में दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम नाई की दुकान में करती रही। एक अमेरिकी यात्री ने, वह उसकी दाढ़ी पर साबुन लगा रही थी और आईने में उसका चेहरा देखा और कहा कि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। ग्रेटा ने उससे कहा, क्या कहते हैं आप? मुझे आज 6 वर्ष हो गए लोगों की दाढ़ी पर साबुन लगाते, किसी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं सुंदर हूँ। आप कहते क्या हैं? मैं सुंदर हूँ। उस अमेरिकन ने कहा, बहुत सुंदर, मैंने बहुत कम इतनी सुंदर स्त्रियां देखी हैं। ग्रेटा गार्बो ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, मैं उसी दिन पहली दफा सुंदर हो गई। एक आदमी ने मुझे सुंदर कहा था, मुझे खुद भी ख्याल नहीं था। मैं उस दिन घर लौटी और आईने के सामने खड़ी हुई और मुझे पता लगा कि मैं दूसरी औरत हो गई हूँ। वह लड़की जो 19 साल की उम्र तक केवल साबुन लगाने का काम करती रही थी, वह अमेरिका की बाद में श्रेष्ठतम अभिनेत्री साबित हुई। और उसने जो धन्यवाद दिया उसी अमेरिकी को दिया जिसने उसे पहली दफा सुंदर कहा था। उसने कहा कि अगर उस आदमी ने उस दिन वे 2 शब्द न कहे होते तो शायद मैं जीवन भर वही साबुन लगाने का काम करती रहती। मुझे ख्याल ही नहीं था कि मैं सुंदर भी हूँ। और हो सकता है उस आदमी ने बिल्कुल ही सहज कहा हो सकता है उस आदमी ने सिर्फ शिष्टाचार में कहा हो, और हो सकता है उस आदमी ने कुछ ख्याल ही न किया हो, सोचा भी ना हो कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल कैजुअल रिमार्क रहा हो। और उसे पता भी ना हो कि मेरे एक शब्द ने एक स्त्री के भीतर सौंदर्य की प्रतिमा को जन्म दे दिया है। वह जाग गई, उसके भीतर जो चीज सोई थी। जिन लोगों से काम लेना हो उनके भीतर जो सोया है उसे जगाना जरूरी है। इसलिए वे जो हैं, इस पर ध्यान देने की कम जरूरत है। वे जो हो सकते हैं, इस पर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। अगर मित्रों से कोई बड़ा काम लेना हो, नहीं तो काम नहीं लिया जा सकता। अगर मैं कभी मित्रों को कहता हूँ कि फला आदमी से काम लो, मुझे बता दिया जाता है कि वह आदमी बुरा है, वह आदमी बेईमान है, या उस आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता। ये ठीक है कि आदमी बुरा है, आदमी बेईमान है। कौन आदमी बुरा नहीं, कौन आदमी बेईमान नहीं, लेकिन वह आदमी क्या हो सकता है? सवाल यह है, वह क्या है? ये सवाल ही नहीं है। हमें उसके भीतर उसको पुकार लेना है जो वह हो सकता है, अगर उससे कोई बड़ा काम लेना हो। गांधी जी के आश्रम में कृपलानी भोजन बनाते रहे, रसोई का काम करते रहे। एक अमेरिकी पत्रकार आश्रम में ठहरा हुआ था। उसने पूछा कि यह आदमी जे बी कृपलानी मालूम होता है जो खाना बनाता है आपका?
कृपलानी बर्तन साफ करते थे। उन्होंने कहा कि यह जो बूढ़ा है अद्भुत है। असल में मैं रसोई के योग्य ही था और इस आदमी ने मेरे भीतर वह जगा दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। छोटे छोटे आदमी के भीतर जादू घटित हो सकता है। एक दफा हम उसे पुकारें और उसकी आत्मा में जो सोया है उसे निकट लाएं, उस पर विश्वास करें। उसके भीतर जो सोया है उसको आवाज दें, उसको चुनौती खड़ी करें। उसके भीतर बहुत कुछ निकल सकता है और एक बड़े से बड़े आदमी को हम निराश कर सकते हैं। एक श्रेष्ठतम व्यक्ति को हम कह सकते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, और अगर 10-5 दफा सब तरफ से उससे यही सुनाई पड़े कि वह कुछ भी नहीं है, तो निश्चित मानना वह कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो एक बड़े पैमाने पर अगर मुल्क में कोई एक आध्यात्मिक क्रांति करनी हो, और वह करनी जरूरी है और होनी चाहिए, और अगर हम उसके लिए सिर्फ रास्ता भी साफ कर सकें, तो कोई आगे कर लेगा। इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम ही उसको करें, वह हमसे ही हो जाए, ये भी सवाल नहीं है। लेकिन अगर हम रास्ता भी साफ कर दें जिस पर पीछे कोई क्रांति गुजर जाएगी, तो भी काफी है, बात हो गई। पर उसको करनी हो अगर, तो बहुत व्यापक समूह बनाना जरूरी है। संगठन कभी बहुत व्यापक नहीं हो सकता, मित्रों का समूह बहुत व्यापक हो सकता है, क्योंकि उसमें विभिन्नता के लिए स्वीकृति है, उसमें जोर जबरदस्ती नहीं है बांधने की किसी को, उसमें सबके लिए मुक्ति है, कोई बंधा हुआ नहीं है। और जहां भी ऐसा मालूम होने लगता है कि हम बंधे हैं, वहीं श्रेष्ठ आदमी को कठिनाई शुरू हो जाती है। कोई श्रेष्ठ चेतना बंधना नहीं चाहती है, छोटे लोग ही सिर्फ बंधना चाहते हैं। जिनके भीतर एकदम क्षुद्र ही क्षुद्र है वे ही बंधने में रस लेते हैं, नहीं तो कोई बंधना नहीं चाहता। इसलिए इतना खुला रखना है कि भीतर कोई आए तो उसे ऐसा लगे ही नहीं कि वह कहीं आया, कहीं बंध गया, वह मुक्त अनुभव करे। वह भीतर आए या बाहर जाए, उसे फर्क ना मालूम पड़े कि कोई भेद पड़ गया है। ऐसा ये समूह बन सके, यह मित्रों का एक दल बन सके, व्यापक बन सके। क्योंकि क्रांति कितनी बड़ी है, ये प्रथम रूप से जो लोग उस क्रांति के लिए इकट्ठे होते हैं उनको पता ही नहीं होता। लेनिन के साथियों को कोई पता नहीं था कि 1917 में जो हुआ वह सारी दुनिया में इतना अनूठा काम बनेगा। वोल्टेयर या उसके मित्रों को भी पता नहीं था कि फ्रेंच क्रांति क्या ले आएगी। गांधी और उनके मित्रों को भी कोई पता नहीं था कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्राइस्ट को तो बिल्कुल ही पता नहीं हो सकता था कि यह जो बात शुरू हो रही है। 8 मित्र थे केवल क्राइस्ट के, और वे भी बहुत बेपढ़े लिखे लोग, गंवार लोग थे। कोई बड़ाई था, कोई चमार था, कोई मछुआ था, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। क्राइस्ट को तो कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि इतनी बड़ी क्रांति फैलेगी कि एक दिन आधी पृथ्वी क्राइस्ट के संदेश के प्रति आदरपूर्ण हो जाएगी। इसकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी। कौन से बीज कितने बड़े वृक्ष बन जाएंगे, इसकी कोई कल्पना प्राथमिक रूप से बोने वालों को कभी नहीं होती। अगर उन्हें होती तो शायद काम कितना सुंदर हो जाता, इसका कभी हम ख्याल भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे मैं मुल्क के अधिकतम लोगों से मिला हूँ, यह एहसास होना शुरू हुआ है कि यह तो बहुत बड़ा वट वृक्ष बन सकता है। इस वृक्ष के नीचे हजारों लोगों को छाया मिल सकती है। ये तो इतना बड़ा झरना बन सकता है कि लाखों लोग उससे अपनी प्यास बुझा लें। लेकिन आज कोई ख्याल नहीं हो सकता उन मित्रों को जो प्राथमिक रूप से इकट्ठे हुए हैं। अगर उनको ये ख्याल आ जाए तो शायद वे बहुत विचार कर काम करना शुरू कर दें। अभी मैं एक वैज्ञानिक किताब पढ़ता था। वे रूस में कोई रास्ते बना रहे हैं तो वे 100 साल बाद का विचार करते हैं कि 100 साल बाद इन रास्तों पर कितने लोग चलेंगे, उतना चौड़ा रास्ता बनाते हैं। 100 साल बाद कितने लोग निकलेंगे इस रास्ते पर से, उसके हिसाब से रास्ते की चौड़ाई बनाते हैं। एक हम भी हैं, हमारे मुल्क में हम भी रास्ता बनाते हैं। हम 2 साल बाद कितने लोग निकलेंगे इसका भी ख्याल नहीं रखते। हर 2 साल बाद रास्ता तोड़ना पड़ता है कि फिर थोड़ा जोड़ो, फिर थोड़ा जोड़ो। हर 5 साल में हमको पता चलता है कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया, रास्ता छोटा हो गया। हम अंधे लोग हैं क्या? हमको इतना अंदाज नहीं है कि 5 साल बाद कितने लोग निकलेंगे इस रास्ते से। अद्भुत कौमें हैं जो 100 साल बाद का विचार करती हैं कि 100 साल बाद कितने लोग होंगे इस गांव में, कितनी आबादी होगी, कितने बड़े रास्ते 100 साल बाद जरूरी होंगे, अभी से बना लेना उचित है। जो लोग इतना दूरगामी सोचते हैं उनके काम में एक सरलता और सहजता उत्पन्न होती है और बार बार की कठिनाइयां कम हो जाती हैं।
अभी तो मित्रों का समूह छोटा है, लेकिन 10 साल में यह इतना बड़ा हो सकता है जिसकी आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। और उसको ध्यान में रखकर कुछ काम करना है, उतना चौड़ा रास्ता बनाना है। अनजान, अपरिचित लोग 10 साल बाद इस रास्ते पर चलेंगे। हो सकता है आप ना हो, मैं ना हो, कोई ना हो, इस रास्ते पर कोई चलेगा। तो उसको ध्यान में रखकर अगर हम काम करते हैं, और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम बहुत मूल्य के नहीं हैं, मूल्य उस रास्ते का है जिस पर हम अपने जीवन को लगा देते हैं। और वह जो रास्ता बन जाता है, अगर वह बड़ा बन जाता है तो बहुत लोग उस पर चल सकते हैं। तो इन सारी बातों पर विस्तार में विचार करना जरूरी है। ये तो मैंने कुछ मुद्दे की बातें कही कि इनके आसपास हम सोचेंगे इन दिनों में, और इन पर विस्तार में, डिटेल्स में, एक एक बात पर क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता है, वह सब विचार कर लेना जरूरी है। विस्तार में मेरी समझ बहुत कम है, उसमें आपकी समझ मुझसे ज्यादा है। मैं कुछ केंद्र की बात आपसे कह सकता हूं कि इस केंद्र पर चिंतन किया जाए, लेकिन विस्तार में शायद मेरी समझ नहीं के बराबर है कि वह कैसे हो, कितने लोग करें, कितना धन जरूरी हो, कितनी शक्ति जरूरी हो, कितना श्रम लगे, वह शायद आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। वह व्यवहारिक रूप से कैसे कितनी दूर तक पहुंचाई जाए, वह निश्चित ही आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे उसका क ख ग भी पता नहीं है, इसलिए सोचा कि मैं अपनी बात आपसे कह दूंगा और आपकी बात भी सुनूंगा, और उस बीच उन दोनों बातों के मेल से कुछ बन सकेगा। मैं आपको थोड़ी सी आकाश की बातें कह सकता हूँ, लेकिन पृथ्वी की बातों का मुझे बहुत पता नहीं है। और अकेले आकाश की बातों का कोई बहुत मूल्य नहीं होता। जड़ें तो जमीन में जानी पड़ती हैं, उन्हें तो पृथ्वी से पानी पाना पड़ता है, रस खींचना पड़ता है। तो आकाश में कैसे वृक्ष फैल सकता है, उसमें कैसे फूल आ सकते हैं, उनकी बात मैं करूंगा। जड़ों के संबंध में आप थोड़ा सोचना और स्मरण रखना कि फूल उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी जड़ें महत्वपूर्ण हैं। फूल जड़ों पर ही निर्भर होते हैं। तो क्या हम इस काम के लिए कौन सी रूट्स, कौन सी जड़ें दे सकते हैं कि यह वृक्ष बड़ा हो सके? मैं अपना सारा श्रम, अपनी सारी शक्ति, वो बड़ा हो या ना हो, तो भी दूंगा ही, दे ही रहा हूँ। वह मेरे लिए कोई काम नहीं, मेरा आनंद है। उसमें कोई संगी साथी नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वह काम वैसा ही चलता रहेगा। लेकिन अगर उसमें संगी साथी हुए तो वह काम बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत दूर तक पहुंच सकता है, अनेक लोगों तक पहुंच सकता है। इन थोड़ी सी बातों पर मैंने यह बात कही, इस पर आप थोड़ा सोचें, डिटेल्स के लिए, वह विस्तार के लिए कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। बहुत खुले मन से सोचें और उस पर हम यहाँ विचार करें। कल सुबह हम आप सबके मत आमंत्रित हैं, उनको आप कहें, उन पर सोचें, कुछ निर्धारित करें। ये तो छोटा शिविर लिया है। फिर ख्याल यह है कि पूरे मुल्क के जो मेरे मित्र हैं, जो इस काम में उत्सुक हुए हैं, उन सबका एक शिविर हो। अभी तो प्रयोग के लिए, ताकि थोड़े से लोग ज्यादा आसानी से सोच सकेंगे। ज्यादा लोग होंगे तो शायद कठिनाई पड़ेगी। तो हम सोचें, फिर एक बड़ा शिविर हो जिसमें पूरे मुल्क से मित्र इकट्ठे हो जाएं। उनका आपस में भी मिलना जरूरी है, उनकी एक दूसरे से पहचान होनी भी जरूरी है। वे अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, उनके काम के लिए आपका सहयोग और सद्भावनाएं जरूरी हैं। वे वहां अकेले न मालूम पड़े, उन्हें ऐसा लगे कि और भी मित्र हैं पूरे मुल्क में। वे कहीं अकेले नहीं खड़े हुए हैं, कोई साथी उनके हैं। जरूरत पड़ेगी तो वे साथ देंगे, सुझाव देंगे। वहां काम की जरूरत होगी तो वहां पहुंचकर कुछ करेंगे। अभी राजकोट में मित्रों ने मुझसे कहा कि हम उन नगरों में जाकर आपकी बात पहुंचाना चाहते हैं जहां आप अभी नहीं गए हैं, और वहां भूमिका खड़ी करना चाहते हैं ताकि आप वहां जा सकें। ये बात जरूरी हो गई है। मैं एक नए नगर में जाता हूँ, 10, 25, 100, 200, 1000, 500 लोग सुनते हैं। अगर वहां भूमिका बन सके पहले से तो वहां 10,000 लोग सुन सकते हैं, 50,000 लोग सुन सकते हैं। तो जगह जगह मित्र अलग अलग सुझाव देते हैं। उनके सुझाव महत्वपूर्ण हैं, उपयोग के हैं। वे सारे मित्र पीछे इकट्ठे हों और विचार कर सके, उसके लिए भी यहाँ इससे भूमिका बन जाएगी। तो अभी तो और ज्यादा नहीं कहूंगा, फिर विस्तार में कल सुबह से हम बात शुरू करेंगे। और आप यहाँ सुनने नहीं आए हैं, ये ध्यान में रहे। यह कोई मेरी चर्चाओं के लिए आयोजन नहीं है। यह मैंने जो इतनी बात भी की वह इसीलिए ताकि आप बोल सके, यह मेरा बोलना नहीं है, ताकि आप विचार कर सकें।
और सामूहिक विचार से और सामूहिक चिंतन से कुछ निष्पत्तियां हम लें। इन 2 दिनों में इस तरफ ख्याल है ताकि हम कुछ निश्चित निष्कर्ष लेकर चल सकें और उन पर कुछ काम हो सके। बस इतना ही।